बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अकील महबूब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रोक के बाद यानी कि फालिज के बाद मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन मुश्किलात का हल क्या है और उसकी वजूहात क्या है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फालिज क्या है और ये क्यों होता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देख सकते हैं कि फालिज क्यों होता है, किन लोगों को हो सकता है, उसकी वजूहात क्या हैं और उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं और उन एक्सरसाइज से किस तरह हम पैरालाइज पेशेंट को ठीक कर सकते हैं घर में। और इसके अलावा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि स्ट्रोक के बाद पेशेंट को आ सकती हैं, पेशेंट फेस करता है उन कॉम्प्लिकेशन को। तो उस कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि ब्लड में क्लॉट बन जाने को हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, यानी कि खून का लोथरा बन जाना। ये खून का लोथरा आपके बाजू में या टांग में कहीं भी बन सकता है और ये दोबारा फालिज का अटैक करवा सकता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं। डिफरेंट मेडिकेशन दी जाती हैं पेशेंट को, ब्लड थिनर जो खून को पतला करती हैं, वो मेडिसिन क्या करती हैं, ये क्लॉट को बनने से रोकती हैं। तो यही वजह है कि स्ट्रोक के बाद पेशेंट को वो मेडिसिन दी जाती हैं, ब्लड थिनर। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करते, इस मेडिसिन को स्किप कर देते हैं, डॉक्टर की इजाज़त के बगैर इस मेडिसिन को स्किप कर देते हैं। इन मेडिसिन को स्किप करने से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस मेडिसिन को स्किप नहीं करना चाहिए। दूसरी कंडीशन में हम बात करते हैं कि डिप्रेशन। स्ट्रोक के पेशेंट ज़्यादातर घर में लेटे रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनके पास कोई आता नहीं, वो अपने काम काज नहीं कर सकते। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और डिप्रेशन के मरीज़ भी बन जाते हैं। इसलिए स्ट्रोक के पेशेंट के पास रहना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें डिस्कस करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपने इस स्ट्रोक जैसी बीमारी से लड़ सकें और अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करके जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। अब इसके बाद तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी में क्या होता है, जिस्म के कुछ हिस्से जो कि पैरालाइज हो चुके होते हैं उनमें स्पास्टिसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा अकड़ाव आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेन होती है, जॉइंट पेन होती है और उनके जो मसल हैं वो वीक होने लग जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं, जो स्पास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किस बॉडी के हिस्से में आती है, उसमें हम अपने हाथ को देखते हैं। हाथ जो होता है पैरालाइज पेशेंट का, वो हाथ इस तरह से स्पास्टिसिटी में फ्लेक्शन पोजीशन में जाने लग जाता है, जिनमें उनकी फिंगर जो है इस तरह से बंद हो जाती हैं, वो इसको खोल नहीं सकते क्योंकि उसके जो मसल हैं हाथ के फ्लेक्सर्स वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके होते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते रहें ताकि इनकी जो स्पास्टिसिटी की कंडीशन है वो ना हो और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि एडिमा, स्वेलिंग हो जाती है हाथों में, पाँव में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, वो अपने हाथ पाँव हिला नहीं सकते, उनके मसल का वर्क जो है वो कम हो जाता है। जब मसल का वर्क कम हो जाता है तो उनकी वेनस ड्रेनेज जो है, जो खून को वापस दिल की तरफ लेके जाती है, वो सिस्टम कम हो जाता है। जब मसल वर्क नहीं करते वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्वेलिंग बढ़ने लग जाती है और हाथ पाँव सुन्न होने लग जाते हैं। तो इसलिए उन्हें चाहिए कि अपनी डेली बेसिस पे घर में अपने हाथ को, पाँव को हिलाते रहें। अगर वो नहीं हिला सकते तो जिस तरह से एक्सरसाइज आपको बताई गई है वीडियो में, उसी तरह से दूसरे हाथ के सहारे से या फिर अपने घर में किसी को कहकर वो एक्सरसाइज परफॉर्म की जाए तो वो इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो ये चंद मुश्किलात ऐसी हैं जो कि स्ट्रोक पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं, ऐसी मुश्किलात से उन्हें गुजरना पड़ता है। इसलिए उन्हें चाहिए कि जिस तरह से डॉक्टर बताए वो मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, अपनी डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि ना स्पास्टिसिटी हो, ना उनकी एडिमा हो, स्वेलिंग हो। इसी तरह आपने देखा कि फालिज के मरीज़ों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो क्यों आती हैं और उससे किस तरह बचा जाए। इसके अलावा एक्सरसाइज देखने के लिए फालिज के मरीज़ों को किस तरह एक्सरसाइज घर में करवाई जाए, उसकी वीडियो देखने के लिए
डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर उसी तरह रोज़ाना एक्सरसाइज की जाए तो फालिज के मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।